दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर लगातार हमलावार करते रहते हैं। जी शायद ही कोई ऐसा दिन हो जाता हो जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा निशाना नहीं साधते हैं। जी हां, नीतीश कुमार पर उनके हमले तब भी बंद नहीं हुए थे जब बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लालू और राबड़ी की ओर से जेडीयू को महागठबंधन में आने का अप्रत्यक्ष न्योता दिया जा रहा था। जी हां, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने नीतीश को भोला मुख्यमंत्री करार दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को भोला मुख्यमंत्री कहा है। जी हां, उनके ऐसा कहने का मकसद ना तो मुख्यमंत्री की तारीफ करना है और ना ही उनसे संवेदना जताना है। जी हां, दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें इस तुकबंदी से नवाजा है। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव का यह बयान मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। दोस्तों बाजार में धड़ल्ले से 50 रुपए और 200 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। जी ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ग्राहकों को जागरूक करने के लिए आगे आई है। जहां उन्होंने नकली नोटों की पहचान बताई है। आरबीआई के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जी यानी कि वे छोटे करेंसी के नकली नोट बाजार में फैला रहे हैं। जी आरबीआई ने लोगों को नकली नोट के इस्तेमाल के लिए सतर्क किया है। जी साथ ही आपको यह भी बता दूं कि रिजर्व बैंक के जनरल मैनेजर बी महेश ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मार्च अप्रैल के बाद सभी पुराने नोट चलने से बाहर हो जाएंगे, यानी कि चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। जी 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने नोट के बदले नए नोट बाजार में आ चुके हैं। जब फिलहाल 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नए और पुराने नोट दोनों मार्केट में चल रहे हैं। दोस्तों अब सीएनजी से ट्रैक्टर चलेगा। जी हां, डीजल और पेट्रोल के विकल्प के तौर पर अब देश में सीएनजी ट्रैक्टर आ गया है। जी हां, केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टॉम सेटो एकाइक इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इनके द्वारा डीजल के ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। पहला सीएनजी ट्रैक्टर जो लॉन्च किया गया है वह रेट्रो फिटेड यानी कि पुराने ट्रैक्टर में से एक सीएनजी फिट किया गया है। जी हां, यह ट्रैक्टर खुद केंद्र मंत्री नितिन गडकरी का था जो उन्होंने 2012 में लिया था। इस नए फिटिंग के बाद अब इन्हें इसका नया सर्टिफिकेट केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि इससे किसान की आमदनी होगी क्योंकि इसमें ईंधन सीएनजी है। इससे हर साल 1 लाख से ज्यादा किसानों के पैसे बचेंगे। इससे किसान की आमदनी भी दुगुनी होने की तरफ ये एक और कदम है। दोस्तों एक जमाने में जब बिजली की चर्चा के क्रम में बिहार का नाम आता था तब हादसे की स्थिति में उत्पन्न हो जाती थी। जी हां, पर इस क्षेत्र में अब बिहार की उपलब्धि इस मायने में है कि इसके कई मॉडल को देश स्तर पर अपनाया जाने की बात चल रही है। जी हां, इस क्रम में हाल ही में उपलब्धि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर है। जी हां, बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मॉडल अब हिमाचल प्रदेश अपनाएगा। जी हां, इस बार में हिमाचल बिजली कंपनी के आला अधिकारियों ने बिहार के बिजली कंपनियों के आला अफसरों के साथ बैठक की है। जी हां, बिहार से अनुरोध किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में बिहार अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराएं। यह सहमति के बाद हिमाचल के अधिकारी इस बात को लेकर बिहार आकर तकनीक के लिए करार देंगे। जब पहले में ग्रामीण विद्युतीकरण के बिहार मॉडल को भी देश के स्तर पर लागू किया गया था। जब देश में पहली बार बड़े पैमाने पर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान एनर्जी इनफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने विशेष रूप से बिहार के लिए इस तरीके के प्रीपेड मीटर तैयार किए हैं। अब तक 1,35,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में लगाए जा चुके हैं। अब शहरी क्षेत्र में बड़े स्तर पर इसे लगाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शुक्रवार देर रात साल 2021 आने के बाद पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। पिछले साल 2020 में देश में कई बार लोगों ने छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए। जहां कई धरती के थर्राने पर लोग घर और दफ्तरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर 2020 में देश कितनी बार थर्राया भूकंप से। जी हां, 2020 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भारत की धरती 965 बार हिली। जी हां, अगर हर दिन हिसाब
हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में 3 बार धरती हिली। एनसीएस की तरफ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को दिए गए भूकंप के आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। इन 965 भूकंप के झटकों में से 13 झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। ये सभी 965 झटके 3 तीव्रता या फिर उससे ऊपर के थे। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी कि गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंचती है तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। राकेश टिकैत की यह टिप्पणी उनके पहले के बयानों से अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक घर नहीं वापसी होगी। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या उनके ये रुख के किसी तरीके के बदलाव को दर्शाता है। जी हां, सरकार किसान संगठनों से कहती आ रही है कि वे इन कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेने की बजाय किसी दूसरे विकल्प पर विचार करें। जी हां, उन्होंने कहा कि सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करनी होगी। टिकरी सीमा दलाल खाप 84 की ओर से आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार कमेटी से बातचीत करके किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती है। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि यह आंदोलन पूरे देश में फैलाया हुआ है और यह केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे गुजरात जाएंगे। जी हां, राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि गुजरात के किसानों पर आंदोलन का समर्थन नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग गुजरात एवं अन्य राज्यों में भी बैठक करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने माकपा कांग्रेस गठबंधन से उनकी पार्टी ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के साथ सीट समझौते पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले अब्बास सिद्दीकी ने सीट बंटवारे को लेकर वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बसु को एक पत्र लिखा था। जी हां, अब्बास गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए 40 सीटें चाहते थे, लेकिन वाम मोर्चा उन्हें 20 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। जी हां, गठबंधन ने अब्बास को हाथ मिलाने का ऑफर तो दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं किया गया है कि गठबंधन अब्बास की पार्टी को कितनी सीटें देगा। इस बार अब्बास सिद्दीकी ने सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी से मिल चुके हैं। तब से अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव के आसार बने हुए हैं। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम कह रहे थे, जो उन्होंने ही अब्बास से गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दिनों शिक्षित लड़कियां और लड़कियां अपने जीवन साथी खुद चुन रहे हैं, जो पुराने सामाजिक मापदंडों की विदाई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतर जातीय शादियों से शायद जाति और समुदाय तनाव में कमी आएगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हरिकेश राय की पीठ ने कहा है कि युवाओं को अपने बड़ों से खतरे का सामना करना पड़ता है और अदालतें इन युवाओं की मदद के लिए आगे आती है। पीठ ने आगे कहा है कि पुलिस अधिकारियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि वे जांच अधिकारियों की काउंसलिंग करें और सामाजिक रूप से संवेदनशील ऐसे मामलों से निपटाने के लिए कुछ दिशा निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं। दोस्तों, अररिया जिला में सीरोलॉजिकल सर्वे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग जरूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। सर्वे की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कितना फैला है, कितनी बड़ी आबादी इस बीमारी की जद में आई है और कितनी आबादी में लोगों के अंदर इस संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर एंटीबॉडी विकसित हो चुका है। सर्वे के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का चयन किया जाना है। सर्वे के लिए किसी एक क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के खून के सीरम की जांच की जानी है। इसके लिए खून का नमूना संग्रह करके जांच के लिए आईसीएमआर भेजा जाएगा। जांच नतीजों के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कितने लोगों के अंदर यानी कि शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित हो चुका है। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा शख्स इस बीमारी से संक्रमित था और फिलहाल ठीक हो चुका है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के डखराम गांव से संबंध रखने वाले युवा फुटबॉल खिलाड़ी हिमांशु मिश्रा ने अपनी प्रतिभा के बल पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर सूबे का मान बढ़ाया है, यानी कि बिहार का मान बढ़ाया है। बचपन से फुटबॉल के प्रति अपार प्रेम रखने वाले 20 साल के हिमांशु ने 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर यह उपलब्धि हासिल की है। 2 भाई में बड़े हिमांशु गुजरात के आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद खेल के मैदान में भी राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा चुके हैं।
सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, बिहार पुलिस में सिपाही के लिए 8,415 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 14 और 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सिपाही भर्ती ने इसकी सूचना जारी कर दी है। जी हां, दोनों ही दिन लिखित परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। जी हां, अभ्यर्थियों को परीक्षा तय समय से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। दोस्तों, सीमांचल, मिथिलांचल सहित बिहार की राजधानी पटना के आसमान में एक बार फिर से आंशिक बादल छाए गए हैं। जी हां, धूप काफी धीमी पड़ रही है और वातावरण में सिहरन पैदा हो गई है। आज सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली, वातावरण में बादल छाए हुए थे। जी हां, ठंड के कारण बहुत कम लोग राजधानी के पार्क में एवं मैदानों में नजर आए। जी हां, इस तरीके की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बनी रहने की उम्मीद जताई गई है। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी के कारण राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बादल छट जाएंगे और प्रदेश का वातावरण साफ हो जाएगा। उसके बाद अच्छी धूप निकलने के आसार हैं। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव अभी भी आगे भी जारी रह सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। यह सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते हैं। यह धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी एक सीमा है। यह पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह निश्चित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या फिर समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो फिर नियम के मुताबिक उन्हें हटाने का अधिकार पुलिस के पास है। धरना प्रदर्शन से आम लोगों पर इसका असर नहीं होनी चाहिए। यह धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के सीएए प्रोटेस्ट को गैर कानूनी बताया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार करने के लिए चुनौती दी गई थी। जी अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूर्ण विचार याचिका खारिज कर दी है। 3 जज एस.के. कौल, अनिरुद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों, भागलपुर शहर के लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। जी और पी भी रहे हैं। यह घटिया ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति और फिर इस्तेमाल की वजह से भागलपुर शहर के 12 वार्डों के 2 लाख से अधिक लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। यह कल पहले 3 बोरा ब्लीचिंग पाउडर डालकर पानी को साफ करने की कोशिश की गई थी, पर 2 घंटे बाद भी स्थिति जस की तस रही, साफ नहीं हो पाई। यह ज्वेल फिल्टर में जल शोधन के लिए दोबारा 6 बोरा ब्लीचिंग डाला गया। इसके बावजूद भी पानी मल मैला ही रहा। मजबूरन इसी पानी को शहर में सप्लाई करना पड़ा। जहां गंदा और बदबूदार पानी घरों तक पहुंचने पर लोगों को काफी परेशानी हुई और लोग आग बबूला है। दोस्तों, बिहार विकास योजना के काम में घालमेल करने वाले मुखिया जी को कुर्सी से हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। जी हां, ऐसे मुखियाओं पर सरकार की नजर टेढ़ी है। जी हां, अब रोहतास जिले के चैनारी प्रखंड के 4 और मुखिया को सरकार ने पद से हटा दिया है। जी हां, जिन पंचायतों के मुखिया को पद मुक्त किया है यानी कि पद से हटाया है, उनमें फुलवरिया पंचायत के शिवशंकर प्रसाद, डेहरी के संतोष तिवारी, उघहनी के राजवंश पासवान और बनौनी के पंचायत के मुखिया शामिल है। जी हां, इस संबंध में पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां, 10 दिन में यह दूसरी कार्रवाई है जब वित्तीय अनियमितता के तौर पर यानी कि आरोप में मुखिया को बर्खास्त किया गया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े पकड़े जाने के बाद सरकार ने जमुई के सिविल सर्जन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रतिरक्षण पदाधिकारी समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। जी हां, 4 अफसरों पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की गई है, जबकि 3 पर जिला से बर्खास्त किया गया है। जी हां, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इधर सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों में जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जमुई में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के आंकड़े में नाम, उम्र और फोन नंबर में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। शुक्रवार को यह मामला राज्यसभा में भी उठाया गया। दोस्तों, देश में चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाले संस्था एडीआर की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। जी हां, राजद नेता ने शनिवार को ट्वीट करके कहा है कि जिस सरकार के 60% मंत्री दागी है, उसके मुखिया को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार के 31 मंत्रियों में से 18 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, भ्रष्टाचार और बहुत सारे
केस हैं, जहां आमर्स एक्ट, चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जी तेजस्वी यादव के मुताबिक दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमें भी बताइएगा। जी एडीआर ने इसी हफ्ते जारी करके रिपोर्ट में कहा था कि बिहार के वर्तमान सरकार में यानी कि वर्तमान सरकार के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह रिपोर्ट चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के सौंपे गए शपथ पत्र के दौरान यानी कि उसके आधार पर की गई है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को कई अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यों के बारे में संबंधित अफसरों ने शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा की। जिसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश में यानी कि बिहार में 94,000 प्रारंभिक और 30,020 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग के स्तर से नियुक्ति की सारी प्रक्रिया तेजी से अपनाई जा रही है। जी इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ शिक्षण नियोजन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। जी बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से जुड़े सारे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उस पर अपना विचार दिया है। जी उन्होंने शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता में सुधार लाने की भी बात कही है। इसके साथ ही विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों से अपना पूरा योगदान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि सरकार उनकी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करेगी। शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान और समय पर प्रोन्नति देने का भी प्रावधान है, यानी कि प्राथमिकता में है। जी शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित मामले की जल्दी समीक्षा करेंगे और फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। जी उन्होंने कहा कि राज्य में शैक्षिक और शैक्षणिक माहौल में सुधार की आवश्यकता है, जरूरत है। इस दौरान उन्होंने बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने की भी बात कही है। दोस्तों, आधार और पैन कार्ड आज के समय में हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं। इसके बिना हम ना तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई जरूरी काम को कर सकते हैं। जी अब पैन कार्ड और आधार को लेकर नई सूचना आई है। पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। जी अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो फिर जल्द ही इसे लिंक करा लें। अगर आप ऐसा नहीं कराते तो फिर 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा उसके पैन कार्ड को 1 अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि कोई काम का नहीं रहेगा। जी एक बार अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया यानी कि डीएक्टिवेट हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। जी अब इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड के साथ आधार नंबर देना जरूरी हो गया है। जी आपको एक बात और बता दूं कि पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। अब इस निर्धारित तारीख तक जो लोग लिंक नहीं कराएंगे उन्हें भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी आईटीआर के साथ जीएसटी आदि फाइल करने और फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें परेशानी होगी। ऐसे में आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। दोस्तों, नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू हो जाने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर तगड़ा जुर्माना लगने लगा है। जी ऐसे में यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है, कहीं गुम हो गया है या फिर आपने अभी तक कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो फिर आपको जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में आसान कर दिया है। इसके बावजूद भी आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कितना बदलाव किया गया है। इन राज्यों में आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से बनवा सकते हैं। जी हां, यदि आप ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए आपके शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होगा। जी हां, वहीं यदि आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर राज्य परिवहन विभाग या फिर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। जी हां, सभी राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस टेस्ट में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 10 सवाल पूछे जाएंगे। जी हां, जिनके उत्तर यानी कि जिनके जवाब आपको 10 मिनट में देने होंगे। यदि आप 6 प्रश्न के उत्तर भी सही दे देते हैं तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की नई प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्लॉट बुक होते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट के लिए समय चुन सकते हैं।
दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर दो आंकड़ों से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जी दरअसल महंगाई की दर में नरमी आई है तो वही औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि हुई है। जी ये इकोनॉमी के लिहाज से पॉजिटिव खबर है। जी जनवरी में खुदरा महंगाई नरम होकर 4.6% पर आ गई है। जी इसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में कमी आना है। जी शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली है। जी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इससे एक माह पहले दिसंबर 2020 में 4.59% थी। एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वर्ग में कीमतों में सालाना आधार दर वृद्धि की दर जनवरी 2021 में 1.89% रही। जहां दिसंबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 3.41% थी। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तय करते समय खुदरा मुद्रास्फीति की दर पर गौर करता है। जहां संसद ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% रखने को नीतिगत जिम्मेवारी दी है। जहां इसमें कुछ समय के लिए 2% के दायरे में घट बढ़ हो सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को फर्जी खबरों के मामले में नोटिस जारी करके कहा है कि घृणा फैलाने वाले फर्जी मैसेज और विज्ञापनों पर रोकथाम के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जब से इंटरनेट मीडिया पर निर्भरता बढ़ी है तभी से फर्जी न्यूज की भी भरमार आ गई है। ये लोग इंटरनेट मीडिया पर मौजूद फर्जी मैसेज और खबरों को असल मान लेते हैं। हमें फर्जी खबरों से बचना होगा क्योंकि कई बार इस आधार पर बनी अवधारणा देश और फिर सामाजिक के लिए नुकसानदायक हो सकता है, यानी कि नुकसानदायक साबित होती है। दोस्तों बिहार में कोरोना जांच में कुछ जिलों में हुए फर्जीवाड़े ने विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा दे दिया। यह इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। जी हां विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के चेहरे आईएएस ऑफिसर और फिर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को बर्खास्त करने की मांग की है। जी हां साथ ही इस मामले में जांच की मांग भी उठाई है। जी हां कोरोना टेस्ट में फर्जीवाड़े को कांग्रेस ने चिंताजनक बताया है और कहा कि इस मामले को वे सदन में उठाएगी। जी हां कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने मांग की है कि फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि कोरोना जांच धीमी है तथा इसमें गड़बड़ी हो रही है। तभी विभाग के प्रधान सचिव के तौर पर प्रत्यय अमृत के पदभार ग्रहण करते ही चमत्कारिक रूप से एकाएक 1 लाख से अधिक मरीजों का टेस्ट कैसे शुरू हो गए। डबल इंजन की सरकार में किस स्तर का घालमेल और फिर फर्जीवाड़ा चल रहा है ये बात सामने आ गई है। जहां वही जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले में सीएजी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को बर्खास्त करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से प्रत्यय अमृत की चल और फिर अचल संपत्ति की जांच की मांग की है। जी हां उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट इलाज में भारी गड़बड़ी की गई है। जी काली सूची में दर्ज कंपनियों से घटिया सामान को महंगे दाम पर खरीदा गया है। फर्जी मरीज के डाटा पर जांच और फिर इलाज करने के नाम पर अरबों रुपए के घोटाला हुआ है। जी हां उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे हाई कोर्ट में पीआईएल भी दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि बिहार के जमुई जिला में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम, पता और मोबाइल नंबर दिए गए हैं। बगैर जांच के ही जांच के आंकड़े बड़ा चढ़ाकर दिए गए हैं। यह मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे के आदेश पर जमुई सिविल सर्जन सहित 7 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्री ने अब राज्य के हर जिले की रिपोर्ट की जांच के आदेश दिए हैं। जय शुक्रवार को मामले की गूंज राज्यसभा में भी उठी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। दोस्तों भागलपुर के फुटक्कर दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां इन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि तक अभियान से जोड़ा जाएगा। जी हां स्वनिधि योजना से बैंक के माध्यम से ऋण लेने वाले फुटक्कर दुकानदारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। जी हां भागलपुर शहर में अब तक 291 फुटक्करों के सर्वे का लक्ष्य मिला है। दोस्तों कहा जाता है कि जुनून मनुष्यों को सफलता की शीर्ष पर ले जाता है। यह कुछ ऐसा ही जुनून बिहार की बेटी प्रियंका सिंह में भी है, जो हजारों सुंदरियों को पछाड़कर मिसेज इंडिया क्वीन साउथ का खिताब अपने नाम करके राज्यवासियों का सर ऊंचा किया है। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर लॉ ग्रेजुएट और स्कूल प्रिंसिपल प्रियंका सिंह रोहतास के पूर्व जज पारसनाथ राय की बेटी है। यह तथा बीते 12 सालों से स्कूलों में विभिन्न नेतृत्व क्षमता में काम किया है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान
निर्माण के लिए कई पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। जी प्रियंका सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगदान देने के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। RIO प्रोडक्शन टीम द्वारा बेंगलोर में आयोजित मिसेस इंडिया क्वीन साउथ 2021-22 प्रतियोगिता का ताज जीतने के बाद प्रियंका सिंह ने कहा कि कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है, बस जुनून होना चाहिए। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरीबों को लुभाने के लिए मां की रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। यह इसमें 5 रुपए में भरपेट चावल अंडा भोजन मिलेगा। जी हां, राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि फिलहाल ये योजना कोलकाता नगर निगम के 16 बोडो क्षेत्र में कुल 144 वार्डों में शुरू होगी। इसके बाद पूरे राज्य में ये योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सोमवार 15 फरवरी को राज्य सचिवालय से इस योजना का वर्चुअल उद्घाटन करेगी। बीते 5 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की थी। कोलकाता नगर निगम के प्रशासक और राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने शुक्रवार को बताया कि इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को 200 ग्राम चावल, दाल, सब्जी के अलावा अंडा भी मिलेगा। यह मंगलवार से प्रतिदिन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच भोजन आवंटित होगा, जिसका हर गरीब लाभ उठा सकता है। इधर विपक्षी दलों का कहना है कि यह राज्य सरकार का चुनावी स्टंट है। दोस्तों, संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पास हो गया है। जी हां, राज्यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। जी हां, इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का काम गिनाए और फिर विपक्ष पर निशाना साधा। जी हां, उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि आपकी 4 पीढ़ी ने जितना काम किया है उतना काम हमने 1.5 साल के अंदर ही किया है। 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुए हैं। पन बिजली परियोजना में 3490 मेगावाट का काम हुआ है। 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। 3,57,405 लोगों को 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, जहां उनको 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्षों तक शासन करने वाले 3 परिवार बताएं कि उन्होंने वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या किया। अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि 17 महीने में हमने जम्मू कश्मीर में PMDP के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। 75 परियोजनाएं पूरी हो गई है। जी हां, 2022 तक 39 अन्य परियोजनाएं पूरी हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के उद्योग में सबसे बड़ी बाधा थी कि वहां की कोई भी उद्योग लगाना चाहे तो फिर उन्हें जमीन नहीं मिलती थी। 370 हटने के बाद जमीन के कानून में हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाएंगे। दोस्तों, बिहार में अब कोरोना जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद नीतीश सरकार की भद पिट गई है। जी यह मामला राज्यसभा में भी उठ गया है और सभापति ने मामले को गंभीरता बताते हुए केंद्र सरकार को जांच कराने की सलाह दे दी है। ऐसे में भद पिटने के बाद नीतीश सरकार ने कार्रवाई किया है और लाज बचाने के लिए सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों को नाप दिया यानी कि बर्खास्त कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जमीनी लोग हैं, जनता से सीधा फीडबैक लेते हैं, इसलिए महीनों पहले कोरोना घोटाले का अंदेशा होने पर जांच की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन भी किया, लेकिन आज तक कमेटी नहीं बनाई क्योंकि चुनाव के पहले अरबों रुपए का बंदर बांट कराना था। मुख्यमंत्री सदन में भी झूठ बोलने से नहीं कतराते हैं, सदन को गुमराह किया है। इसके साथ ही देश में चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था ADR की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दूसरा हमला बोला। दोस्तों, आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, खासकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जिस तरीके से आज मीडिया के सामने पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह पर बरसे हैं, उससे ऐसा ही संकेत मिल रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि आज लालू प्रसाद यादव जी की जो हालात हैं वे जगदानंद सिंह के कारण है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव आज आरजेडी कार्यालय में मीडिया से बात की है। जी हां, उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह जैसे नेताओं की वजह से ही आज लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और उनकी ये हालात बनी हुई है। वे पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए आरजेडी विधायक को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, इसके बाद भी वे नहीं मिलते हैं। जी उन्होंने कहा कि हम भी 1 घंटा से कार्यालय में हैं, लेकिन वे हमसे भी नहीं मिले हैं।
दोस्तों सरस्वती पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार को 2 कंपनी अर्धसैनिक बल मिले हैं। जी हां, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 3 कंपनी की मांग की थी, पर इसकी जगह 2 कंपनियां मुहैया कराई गई है। अर्धसैनिक बलों को सरस्वती पूजा के दौरान पटना सहित अन्य जिलों में भी जरूरत के हिसाब से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। जी हां, रैफ और एसएसबी की कंपनियां रहेगी। केंद्र सरकार ने बिहार में सरस्वती पूजा पर 2 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इसमें एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि रैफ और दूसरी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की होगी। दोस्तों कोरोना जांच को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आरोप पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने पलटवार किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे। जी हां, विपत्ति के समय में राज्य की जनता को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने वाले विपक्ष के नेता आज सवाल उठा रहे हैं। देश में वे एक लौते विपक्ष के नेता थे जो कोरोना के समय में राज्य को छोड़कर बाहर चले गए थे। जी हां, मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बिहार में जिस व्यापक स्तर पर काम हुआ है उतना देश में कहीं और नहीं हुआ है। 10,000 करोड़ से अधिक की राशि कोरोना काल में खर्च की जा चुकी है। इसी का परिणाम है कि बिहार में कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।